हेलो बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता में हमने पिछली 2 क्लासों में आपको धारिता के बारे में वास्तव में फील कराने का काम किया है कि वास्तव में वैद्युत धारिता क्या है। तो वास्तव में आपको फील कराने का काम हमने किया है कि वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश, और धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो किसी भी चालक पर कितना आवेश मैक्सिमम उस ग्रहण कर सकता है, कोई भी चालक कितना आवेश अपने ऊपर ग्रहण कर सकता है, इसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता वास्तव में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, विभव मात्रक क्या है, इसका क्या मात्रक है, इसका क्या महत्व है, सब कुछ हमने पिछली 2 क्लासों में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझाने का कार्य किया। आज की क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और उस टॉपिक का नाम है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, बहुत जानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। हम इसे वास्तव में फील करके समझेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि फिजिक्स में चीजें फील करके समझना, फिजिक्स की किताब से उन टॉपिकों को बाहर निकाल के अपने व्यवहारिक जीवन से उसे कनेक्ट करके हमें समझना, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि देखो, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद भी हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, हम केवल किताबी भाषा को रटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे पढ़ने से हम आगे भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकते उस सब्जेक्ट की सहायता से। अगर वास्तव में उस सब्जेक्ट की सहायता से आपको अपने भविष्य में कुछ सक्सेस, सफलता प्राप्त करनी है, तो 100% उस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है उसे बाहर निकाल के आपके व्यवहारिक जीवन में किन किन टॉपिकों का कहां यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वास्तव में वो क्या है, इस तरीके से ही आपको चीजें समझनी होगी। वही कोशिश है कि आपकी फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक चैप्टर को इसी तरीके से समझा के आपको देना। ओके, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर को हम वास्तविक स्वरूप में भी समझेंगे। कैपेसिटर क्या होता है वास्तव में, अगर कैपेसिटर को आपने देखा होगा, ठीक है, वास्तविक स्वरूप में अगर कैपेसिटर को आपने देखा होगा, तो आपने इस चित्र को देखने का प्रयास करो सभी लोग। क्या ये कहीं आपने लगा देखा है? तो हाँ, आपने बिल्कुल लगा देखा होगा। आपके माइंड में तुरंत इसका चित्र देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, साहब हमने ये लगा देखा है। कहाँ लगा देखा है? तो साहब हमने ये पंखों में लगा देखा है। ठीक है, पंखों में लगा देखा है। और कहाँ लगा देखा है? कूलरों में लगा देखा है। कूलर की जो मोटर है उसमें लगा होगा। पानी की जो मोटर है, ठीक है, पानी की मोटर है, उसमें भी हमने इस तरीके का लगा देखा होगा। ठीक है, और जिनके घरों में समर वगैरह है, छोटी या बड़ी समर है, तो उनके जो स्टार्टर है उनमें भी ये कैपेसिटर लगे देखे होंगे आपने। तो कई जगह ये कैपेसिटर लगा देखा होगा आपने। जनरली तौर पर हम इसे साधारण बोलचाल में या लोकल की बोलचाल भाषा में हम इसे कंडेंसर कह देते हैं कि पंखे में क्या लगा है, कंडेंसर है। अगर पंखा थोड़ा सा भी स्लो चलना प्रारंभ हो जाए तो हमारा सबसे पहले नजर, नॉर्मल कोई भी सामान्य लोगों की नजर हमेशा इस डिवाइस पर ही जाती है कि साहब इसका कंडेंसर खराब हो गया। वास्तव में इसका नाम है संधारित्र, इंग्लिश में इसे कैपेसिटर कहते हैं। कंडेंसर तो एक लोकल बोलचाल भाषा में उसका नाम दे दिया गया है। ठीक है, हालांकि कैपेसिटर का एक यूज जरूर है कंडेंसर के रूप में। ठीक है, वो आपको आगे जाके क्लासों में पता चलेगा कि कैपेसिटर का एक यूज, ठीक है, करंट को कंडेंसर भी करना है। ठीक है, तो उसके बेस पे भी इसका नाम कंडेंसर हो सकता है, लेकिन जनरली इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब आपने वास्तविक स्वरूप में कैपेसिटर को देख तो लिया कि साहब ये कैपेसिटर है। अब इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, हम आपको ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि इस कैपेसिटर की भूमिका क्या है, संधारित्र की भूमिका क्या, क्यों यूज कर रहे हैं हम। पंखे में इसे ना लगाएं तो क्या होगा? अगर मान लो पंखे में कैपेसिटर को ना लगाएं, संधारित्र को हटा दें पंखे से, तो फिर पंखे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, या बिल्कुल नहीं चलेगा, या स्पीड बिल्कुल नहीं चलेगा, या बहुत तेज, या जैसा है वैसा चलता रहेगा, कैसे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। मतलब संधारित्र की क्या भूमिका है, क्यों बनाया गया संधारित्र, ये जानने का भी हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल संधारित्र को समझते हैं कि भैया संधारित्र क्या करता है। ठीक है, तो पहली बात और सरल सी बात, संधारित्र एक युक्ति है, एक डिवाइस है। ठीक है, एक युक्ति है भैया, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, डिवाइस कहेंगे। डिवाइस है, एक तरीके से एक छोटी सी मशीन है, अपनी भाषा में कहें। कैपेसिटर जो है वो एक छोटी सी मशीन है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है। ठीक है, क्या काम करती है? तो साहब ये आवेश को इकट्ठा करती है।
आवेश को क्या करती है, इकट्ठा करती है। अभी एक छोटा सा काम सीख ले इसका कि संधारित्र जो कैपेसिटर है वो अपने भीतर आवेश को इकट्ठा करता है। ठीक है, आवेश की क्वांटिटी को क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, तो हमने हमने नॉर्मल संधारित्र को समझा, नॉर्मल कैपेसिटर को समझा कि कैपेसिटर क्या करता है कि अपने भीतर आवेश को इकट्ठा कर लेता है। और आवेश को इकट्ठा करने के बाद क्या करता है, तो आवेश को इकट्ठा करने के बाद जब हमें जरूरत होगी तो तुरंत, ठीक है, इंस्टेंट, तुरंत उस आवेश को हमें एक साथ और तुरंत माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में हमें क्या कर देता है, प्राप्त कर देता है, दे देता है। ठीक है, दे देता है। ठीक है, तो संधारित्र का हमने नॉर्मल मतलब समझा। तो नॉर्मल मतलब हमें यह समझ में आया कि संधारित्र अपने भीतर क्या इकट्ठा करता है, तो आवेश इकट्ठा करता है, चार्ज इकट्ठा करता है। और फिर इकट्ठा करने के बाद क्या होगा कि जब हमें जरूरत होगी तो वो तुरंत हमें उस आवेश को क्या कर देगा, तुरंत तुरंत माइक्रो नैनो सेकंड में हमें वो आवेश को क्या कर देगा, प्राप्त करवा देगा, तुरंत की तुरंत हमें वो आवेश दे देगा। ठीक है साहब, तो अब हमें ये बात समझ में आई कि संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो अपने भीतर आवेश को इकट्ठा करता है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो तुरंत उस आवेश को हमें क्या कर देता है, प्राप्त करवा देता है, दे देता है उस आवेश को। ठीक है साहब, अब इस संधारित्र का यूज हम पंखों में क्यों करते हैं, कूलरों की मोटरों में क्यों करते हैं, पानी की मोटरों में क्यों करते हैं, जहां कहीं भी छोटी बड़ी कोई भी मोटर देखी हो, कहीं ना कहीं उसमें कैपेसिटर का यूज होता है। तो संधारित्र का यूज हम उसमें क्यों करते हैं, फिर उसके बाद इसको और ढंग से समझने का कार्य करेंगे। चलिए यहां समझिए कि साहब ये मेरे पास पंखा है, ये रहा साहब पंखा। ठीक है, लो साहब ये रहा पंखा, ये मेरे पास पंखा है। अब इस पंखे को मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, घुमाना है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, किसी भी वस्तु को अगर अगर आप विराम अवस्था से, ठीक है, अगर आप विराम अवस्था से कौन सी अवस्था में लेना जा रहे हो, गति अवस्था में लाना चाह रहे हो। ठीक है, गति की अवस्था में लाना चाह रहे हो, विराम अवस्था से अगर गति की अवस्था में ले जाना चाह रहे हो, ठीक है, गतिमान करना चाह रहे हो, तो बेटा कोई भी वस्तु विराम से गति में जाने के लिए अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। और इसी विरोध को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसी इसी विरोध को हम क्या कहते हैं, जड़त्व। प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। आपने फर्स्ट ईयर में जब न्यूटन्स वाला चैप्टर पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ, गति के न्यूटन के गति के समीकरण आपने जब पढ़े थे, तो उसमें आपको बताया गया था कि प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो काय में रहना चाह रही है, विराम में। अगर विराम से गति में ले जाना चाहोगे तो वो विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। और उस विरोध को खत्म करने के चक्कर में उस वस्तु को गति में लाने के लिए आपको शुरुआत में फोर्स क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। मतलब किसी भी विराम अवस्था वाली वस्तु को गति में ले जाने के लिए शुरुआत में, स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ में आपको फोर्स ज्यादा लगाना होगा। क्यों? क्योंकि वो विरोध कर रही होगी, उसके विरोध को आपको खत्म करना है और फोर्स आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में उसे देना होगा, तब वो गतिमान अवस्था में जाएगी। जनरली तौर पे समझिए, जनरली तौर पे जैसे मान लो हमारे घर पे 1 किलोवाट का कनेक्शन है और 1 किलोवाट में 3 से 5 एम्पियर का करंट आता है। मतलब हमारे घर में जो 1 किलोवाट का कनेक्शन है, उस 1 किलोवाट के कनेक्शन में लगभग हमारे घर में कितना करंट आ रहा है, जनरली तौर पे 3 से 5 एम्पियर का करंट आ रहा। ठीक है, अच्छा, किसी भी पंखे को शुरुआत में गति करने के लिए करंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, किसी भी पंखे को, ये करंट की वैल्यू है जो जनरली तौर पर हमारे घर में आ रही है, 3 से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, 3, 3.5, 4, 5 एम्पियर का हमारे घर पर करंट आ रहा है। नॉर्मल 1 किलोवाट में यही रहता है। ठीक है, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि पंखे को शुरुआत में, स्टार्टिंग में गति करने के लिए, चूंकि विराम अवस्था में, और गति करने के लिए इसे करंट ज्यादा चाहिए, फोर्स ज्यादा चाहिए। और फोर्स कहां से जनरेट होता है पंखे में, आपको भी पता है, करंट से जनरेट होता है। करंट ज्यादा होगा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा जनरेट होगा, ज्यादा तेज घूमेगा पंखा। ठीक है, करंट कम होगा, मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, भाई उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो सकता है पंखा ना घूम पाए। ठीक है, या स्लो घूमेगा। तो भाई एक बात बताओ, ये पंखा विराम अवस्था में, और विराम से मुझे कौन सी अवस्था में लाना, गति अवस्था में। और आपको पता है कि भैया प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है, तो इस पंखे के भीतर भी जड़त्व का गुण होगा। तो विराम से गति में लाने के लिए शुरुआत में इसे फोर्स ज्यादा चाहिए। फोर्स ज्यादा का मतलब है कि इसे करंट ज्यादा चाहिए, इसे विद्युत धारा ज्यादा चाहिए। तो विद्युत धारा इसे चाहिए भाई साहब 20 से लगभग 40 एम्पियर के आसपास की इसे करंट चाहिए शुरुआत में गति करने के लिए। एक बार गति हो गई,
एक बार ये चालू हो गया तो फिर इतने एम्पियर करंट पे बहुत आसानी से ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर ये बात आपको पकड़ में नहीं आ रही है तो इसे एक एग्जांपल, बढ़िया से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाँ, पहले गांव वगैरह में ऐसा होता था कि जैसे कि मान लो किसी की बस वगैरह खराब हो गई तो फिर वहाँ लोग बाग कलेक्ट किए जाते थे, और 10-20 लोग कलेक्ट करने के बाद फिर कहा जाता, ड्राइवर साहब कहते थे कि साहब धक्का लगा, तो फिर उसमें क्या करते थे, सभी लोग धक्का लगाते थे। शुरुआत बस विराम अवस्था में, और बस विराम अवस्था में तो शुरुआत में वो सभी के सभी लोग, जितने 10 से 15 लोग जो भी है, वो उसमें धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, और सब अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। फिर बस धीमे धीमे क्या बढ़ी, आगे बढ़ेगी, और जैसे ही हल्की सी बस गतिमान हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी बस तो गति प्राप्त कर लेगी, फिर उसमें से अगर आधे लोग हटा भी दिए जाए तो भी जो आधे लोग बचे, जैसे मान लो 10 लोग हैं और एक बार हल्का सा धक्का दे दिया और थोड़ी सी गति प्रदान कर दी, उसमें से 5 लोग अगर हटा भी दिए जाए तो भी वो 5 लोग थोड़ा सा उसे और आगे की ओर क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। जबकि शुरुआत में ऐसा नहीं हो रहा था, शुरुआत में हमें लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। ये किसी भी चीज की बात है कि एक ब्राह्म में है तो आपको फोर्स ज्यादा क्रिएट करना होगा, और एक बार थोड़ी सी गति उत्पन्न हो गई तो फोर्स फोर्स थोड़ा सा कम हो जाए फिर भी वो क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। ये फर्स्ट ईयर में कई एग्जाम्पल के थ्रू में हमने चीजें समझी थी, आपने भी देखा होगा। जैसे कि मान लो शुरुआत में गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम, सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान देना शुरुआत में जब सेल्फ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में बैटरी के लोड को आप देखना, शुरुआत में बैटरी का लोड क्या एकदम से लाइट डाउन पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि शुरुआत में उस इंजन को स्टार्ट होने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए होता है, तो करंट एकदम से ज्यादा, तो बैटरी का संपूर्ण करंट उसी इंजन को स्टार्ट करने में खर्च हो जाता, तो लाइटें एकदम से क्या पड़ जाती है, डाउन। तो जनरली सभी वस्तुओं का ये गुण है, प्रॉपर्टी है कि ब्राह्म में है तो ब्राह्म में ही रहेगी, ब्राह्म से अगर गति में जाओ तो वो उसका क्या करेगी, विरोध, और विरोध करेगी तो उस विरोध को खत्म करने के लिए शुरुआत में आपको फोर्स ज्यादा देना होगा। तो यही पंखे की स्थिति है। तो पंखे को शुरुआत में गति करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मतलब ब्राह्म से गति में जाने के लिए शुरुआत में बेटा इतना करंट चाहिए, इतना करंट चाहिए। अब इतना करंट तो हमारे घर पे नहीं आ रहा, हमारे घर पे कितना करंट आ रहा है, 3 से 5 एम्पियर करंट आ रहा। अब इस 3 से 5 एम्पियर करंट को हम 20 से 40 एम्पियर करंट पे हमें बदलना, तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये कैपेसिटर, ठीक है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा। कैपेसिटर क्या करता है, इस 3 से 5 एम्पियर के करंट को अपने भीतर क्या करता है, इकट्ठा करता है चार्ज की फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। चार्ज, देखो चार्ज और करंट में थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, आवेश और करंट, मतलब विद्युत धारा में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है, जब आवेश गति करना प्रारंभ कर दे, गतिमान हो जाए, तो फिर इसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, आप के मन में ये विचार आ जाए कि साहब अभी तो आप कह रहे थे कि जो संधारित्र है वो अपने भीतर आवेश को इकट्ठा करता है, यहाँ तो करंट की बात करने लगे, तो आवेश जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, ठीक है, उतना ही हमें करंट भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जब आवेश गतिमान हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो भैया हमारे घर पे जो 3 से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसे इसे संधारित्र अपने रूम में अपने भीतर क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करने के बाद जब इसके भीतर जो आवेश बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो बहुत सारा आवेश एकदम से इकट्ठा इस पंखे को दे देगा, और एकदम से जब इकट्ठा इस पंखे को देगा तो उस आवेश की वजह से 20 से 40 एम्पीयर का करंट इस पंखे को मिल जाएगा, और शुरुआत में एकदम एकदम झटके से, और शुरुआत में इतना आवेश हमें मिल गया, इतना चार्ज हमें मिल गया, इतना करंट मिल गया, तो पंखा एकदम से क्या करना चालू कर देगा, घूमना चालू कर, और एक बार गति प्राप्त कर ली तो फिर 3 से 5 एम्पीयर का ही करंट इस पंखे को क्या करता रहेगा, घुमाता रहेगा, फिर आपको एक्स्ट्रा करंट देने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात समझ में आई? वास्तव में संधारित्र की भूमिका समझ में आई कि वास्तव में संधारित्र पंखे, कूलर की मोटरों, पानी की मोटरों में हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि शुरुआत में उन्हें गति करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए करंट ज्यादा चाहिए, और इतना करंट हमारे घरों में अवेलेबल नहीं होता, इतना करंट हम इकट्ठा दे ही नहीं सकते। तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने भीतर चार्ज को इकट्ठा करता रहता है, जो जो चार्ज आ रहा, लगातार करंट आ रहा, उसको इकट्ठा करके एकदम से इन डिवाइस को क्या कर देता, पंखे, कूलर या मोटर, जो भी है पानी की मोटर, उन्हें एकदम से दे देता। और शुरुआत में गति करने के लिए हमें करंट ज्यादा चाहिए, फोर्स ज्यादा चाहिए, और बस उतना मिल गया, एक झटके की हमें जरूरत है, उतना हमें झटका मिल गया, तो फिर तो वो नॉर्मल करंट पर वो क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी, जो भी है, पंखा है, मोटर है, जो भी है।
एकदम क्लियरली समझ में आया कि इनमें हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो फिर शुरुआत में पंखा स्टार्ट ही नहीं होगा, भौंस इस तरीके से आवाज करने लगेगा, ठीक है। और या अगर घूमेगा बहुत स्लो घूमेगा। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटर इन पंखों में क्यों जरूरत है और क्या है। और एक और बात, कैपेसिटर का काम है केवल शुरुआत में गति प्रदान करना, और गति प्रदान करने के बाद फिर कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कैपेसिटर की सहायता से शुरुआत में, जैसे कैपेसिटर चार्ज है, संधारित्र आपके पास चार्ज है, उस चार्ज वाले संधारित्र को शुरुआत में पंखे को आप टच करा दो उसके वायर से, तो शुरुआत में पंखा तेजी से घूमने, फिर नॉर्मल उस कैपेसिटर को हटा भी लोगे तो भी पंखा उतनी ही स्पीड से क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो शुरुआत की गति प्रदान करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है पंखों में। ओके, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं कि हमें यह समझ में आ गया कि पंखे में हम कैपेसिटर का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं हम इस बात को कि संधारित्र का काम हमें समझ में आ गया कि संधारित्र क्या करता है, आवेश को इकट्ठा कर देता है, और जिन जिन डिवाइसों को आवेश शुरुआत में बहुत ज्यादा चाहिए होता है तो उन्हें तुरंत ये आवेश क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि पंखे और मोटर वाली बात में हमने सीखा। वास्तव में कैपेसिटर इस तरीके का दिखता है, क्या है, कैसे। अब एक बात और आपके मन में ये चल रही होगी कि साहब कैपेसिटर में ऐसा क्या है कि यह आवेश की मात्रा को या आवेश को अपने ऊपर खूब अच्छी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है। कैपेसिटर के ऐसा भीतर क्या है, या कैपेसिटर को हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने से पहले कुछ हम एक एग्जांपल के जरिए से एक बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में एक बात समझी थी कि एक हमारे पास चालक गोला है, चालक गोला है। इस चालक गोले के पृष्ठ को आप पॉजिटिव चार्ज दो तो वो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। भाई इस चालक के पृष्ठ पर जितना भी आवेश बन सकता है उसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता का जनरली फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। Q होता है दिया गया आवेश, इस चालक को जो हम आवेश दे रहे हैं वो दिया गया आवेश, और V होता है कि इस आवेश देने में इसके विभव में जो वृद्धि हो रही है वो विभव में वृद्धि। क्योंकि किसी भी चालक को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए उस चालक पर आवेश देने के लिए उस चालक पर हमें लगातार क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उस चालक को आवेशित करने के लिए जो भी हम उस पर वर्क कर रहे हैं वो वर्क और आवेश के अनुपात को ही हम उसका विभव कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात समझी जाए तो नॉर्मल बात यह है कि किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए उसके विभव में लगातार इंक्रीमेंट होता है, और वही इंक्रीमेंट और आवेश तथा उस विभव में वृद्धि के अनुपात को हम किसी भी चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता का वास्तव में मतलब होता है कि उस चालक पर कितना आवेश इकट्ठा हो सकता है, ठीक। अब अगर इस चालक की त्रिज्या r है तो बेटा इस चालक की हमने धारिता का फॉर्मूला क्या निकाला था, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। जो नॉर्मल आपने संधारित्र भी देखा जो पंखों में लगता है, ठीक है, जिसका आपने चित्र इस तरीके से देखा, जो दो वायर इसमें निकल रहे थे, तो नॉर्मल आपने संधारित्र का जो चित्र ये देखा है, ये संधारित्र जो पंखों में लगता है वो कितनी धारिता का होता है, तो 3 माइक्रोफेरेड के आसपास होता है, किसी में 2.5, 3, 3.15, 3.5, यही। तो मैंने एक नॉर्मल वैल्यू उठा ली 3 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास जो पंखों में जो संधारित्र लगता है उसकी धारिता 3 माइक्रोफेरेड है। अब मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो ये हमारे पास एक चालक गोला है, इस चालक गोला पर भी तो आवेश इकट्ठा हो सकता है, मतलब किसी अकेले चालक पर भी आवेश इकट्ठा हो रहा है, तो ये भी तो संधारित्र का काम कर सकता है, क्योंकि हमें तो एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो अपने ऊपर आवेश को इकट्ठा कर पाए। तो ये हमारे पास एक चालक गोला है या कोई भी चालक है वो भी अपने पृष्ठ पर आवेश को इकट्ठा करता है, तो क्यों ना हम इसी को संधारित्र मान लें। फिर संधारित्र की विशेषता के बारे में हम और अच्छे से समझ में आएगा, या संधारित्र का मतलब हमें समझ में आएगा कि संधारित्र को हमने अलग से क्यों बनाया। तो भैया अभी हम फिलहाल इसी चालक को ये मान के चल रहे हैं ये आवेश इकट्ठा कर रहा है और हमें इतने आवेश की जरूरत है, 3 माइक्रोफेरेड धारिता की हमें जरूरत है, इतनी। चलिए इसकी धारिता क्या है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। C का मान कितना है, 3 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को उठाएंगे 10⁻⁻⁶ से मल्टीपल। 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻⁹ और r जैसे का तैसा।
यहाँ मैं रेडियस निकालना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास 3 माइक्रोफैराड धारिता का कोई गोलीय चालक है तो कितनी त्रिज्या का वो गोलीय चालक होगा जिससे हम अपना, ठीक है, 3 माइक्रोफैराड वाली धारिता उसमें इकट्ठी कर सकते हैं। तो आर का मान यहां पर देखेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ 9 इंटू 10 कितना 9, ठीक है। आर इक्वल टू 9 का 3 में मल्टीपल कर देंगे 27 और यहाँ घात 9 प्लस की है या माइनस की तो प्लस का कितना बचेगा 3। आर बराबर ये आंसर किस में आया मीटर में, 10 की घात 3 हटा दोगे तो फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं किलोमीटर। मतलब आप समझ पाए, मतलब सीधा सा ये हुआ कि एक चालक गोले की धारिता अगर हमें 3 माइक्रोफैराड करनी है तो इसकी त्रिज्या कितने किलोमीटर होनी चाहिए, 27 किलोमीटर होनी चाहिए। और 27 किलोमीटर त्रिज्या इतनी बड़ी है, क्या इतना बड़ा कोई चालक घर में लाके और किसी पंखे में जोड़ सकता है 3 माइक्रोफैराड की धारिता प्राप्त करने के लिए? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। 27 किलोमीटर की त्रिज्या वाला कोई चालक जो है, इतना बड़ा हम चालक लेंगे तब उसकी धारिता कितनी होगी, 3 माइक्रोफैराड की होगी। कहने का मतलब यह है कि अब बात हमारे समझ में ये आई, एक छोटा सा जो हमें छोटा सा सेल जैसा दिखता है उसकी धारिता कितने माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड। और इससे भी छोटे छोटे संधारित्र या इससे थोड़े से बड़े संधारित्र इससे ज्यादा पावर के कैपेसिटर हो सकते हैं। तो इतने छोटे में इतनी धारिता इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब कुछ तो लॉजिक यूज हो रहा। जबकि इतनी ही धारिता के लिए हमें कोई गोलीय चालक को कितना किलोमीटर लंबा लेना पड़ेगा, 27 किलोमीटर लंबा त्रिज्या का एक चालक गोला लेना पड़ेगा, जैसे किसी घर में लाना नॉट पॉसिबल ही नहीं है। 27 किलोमीटर दो शहरों के बीच की दूरी, अच्छे खासे शहरों के बीच की दूरी होती है। 27 किलोमीटर इतना बड़ा चालक गोला लेके आएंगे तब उसकी धारिता 3 माइक्रोफैराड हो पाएगी। तो इसी वजह से संधारित्र आपके लिए विशेष है। अब मेन बात निकल के आई, तो संधारित्र एक विशेष युक्ति है जिसमें छोटे से आकार में ही आवेश की मात्रा को बहुत ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता है। इसी वजह से किताबों में लिखा होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को इस छोटी सी डिवाइस में क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। जो एक 27 किलोमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला जितनी धारिता इकट्ठी करेगा उतनी धारिता तो ये छोटी सी डिवाइस अपने भीतर क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। अब बात करते हैं कि इस डिवाइस को बनाया कैसे जाता है, क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि छोटी सी जगह में या छोटी सी डिवाइस ही अपने ऊपर इतना आवेश को इकट्ठा कर पाती है। तो चर्चा करेंगे अब यहां पर संधारित्र के सिद्धांत की, ठीक है, प्रिंसिपल की बात करेंगे। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करके हम संधारित्र को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि संधारित्र में हमेशा दो चालक यूज करते हैं। संधारित्र में हमेशा दो चालक यूज करते हैं। संधारित्र किसी भी प्रकार का हो, लेकिन संधारित्र में हमेशा दो चालक लिखते हैं, दो कंडक्टर लेंगे, ठीक है। और आकार के हिसाब से संधारित्र कई प्रकार के होंगे, जैसे कि सबसे ज्यादा जो फेमस संधारित्र है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। सबसे ज्यादा फेमस है समांतर प्लेट संधारित्र। इस समांतर प्लेट संधारित्र में हम दो प्लेटें लेते हैं, चालक प्लेटें लेते हैं, दो चालक प्लेटें लेते हैं और दोनों चालक प्लेटें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर। इसी वजह से इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। कोई भी कैपेसिटर बनाओ, कोई भी संधारित्र बनाओ, हमेशा दो चालक लेके ही बनाओ, ठीक है। उनके आकार के हिसाब से संधारित्र कई प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इनका आकार दो प्लेट है एक दूसरे के समांतर है तो इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। एक आएगा गोलीय संधारित्र आएगा, ठीक है, गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र में यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हुआ, दो चालक गोले लेके हम इसे बनाएंगे, उस पर आप इसको इकट्ठा करेंगे तो वो गोलीय संधारित्र। एक आएगा बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो बेलनाकार संधारित्र में आप खुद समझदार हैं कि इसकी आकृति कैसी होगी, बेलन के आकार की होगी, काम वही होगा आवेश को इकट्ठा करना और दो चालकों का यूज करके, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है वैद्युत अपघट्य संधारित्र। वैद्युत अपघट्य संधारित्र
काम सबका वही है, आप अपने भीतर आवेश को क्या करना, इकट्ठा करना। तो वैद्युत अपघट्य संधारित्र, ठीक है। 5वें नंबर पे एक और आता है परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती संधारित्र का काम है कि ये अपने भीतर आवेश को तो इकट्ठा करता है, लेकिन इस आवेश की क्वांटिटी को हम बदल सकते हैं। मतलब इसकी धारिता को हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही है इसका परिवर्ती संधारित्र। तो ऐसे संधारित्र को भी हमें जरूरत पड़ती है जो अपनी आवश्यकता अनुसार हम इसके कैपेसिटी को क्या कर पाए, चेंज कर पाए। आपके 12th के एग्जाम में ये लास्ट के 3 कैपेसिटर नहीं है, ये शुरुआत के 2 ही है। एक तो समांतर पीरियड संधारित्र, आधे से ज्यादा चैप्टर में समांतर पीरियड संधारित्र ही चलेगा, लगभग 70% चैप्टर में। और बाकी का थोड़े बहुत एरिया में आपका थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, और वो होगा गोलीय संधारित्र, स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो इस तरीके से आकार के हिसाब से काम सबके वही है कि अपने भीतर आवेश को इकट्ठा करना और 2 चालकों से मिलकर बना होता है। संधारित्र कितने चालकों से मिलकर बना होता है, 2 चालकों से मिलकर बना होता है। अब बात तो मन में ये आएगी कि कैपेसिटर में हम 2 चालक क्यों लेते हैं, इनका क्या मतलब है। ये बात तो आपको शुरुआत में ही पकड़ में आ गई, बीच में पकड़ में आ गई कि कैपेसिटर एक विशेष युक्ति है, क्योंकि जो 3 माइक्रोफैराड धारिता का अगर हम कोई चालक गोला लें तो वो 27 किलोमीटर त्रिज्या का लेना पड़ेगा, तब उसकी धारिता 3 माइक्रोफैराड होगी। और वही एक छोटा सा कैपेसिटर अपने भीतर 3 माइक्रोफैराड की धारिता को, या 3 माइक्रोफैराड के धारिता वाले आवेश को अपने भीतर क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तो आप समझ रहे हैं कि कोई ना कोई तो इसमें लॉजिक है, तो वही लॉजिक को आपको यहाँ समझा रहे हैं। तो इसी को हम लेके चलते हैं। हमेशा जो संधारित्र है वो 2 चालकों से मिलकर बना होगा। अब इसमें 2 चालकों का क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को पकड़िए। देखिए, ये मेरे पास पहली प्लेट है और इस पहली प्लेट को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया। तो जब हम इसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। आगे जो इसके नजदीक दूसरी प्लेट रखी है, जो इसके समांतर प्लेट रखी है, उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज तभी आएगा जब इस प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध हम किससे कर देंगे, पृथ्वी से। ये नॉर्मल एक मेथड होता है, जैसे इंडक्शन मेथड बोलते हैं, प्रेरण विधि बोलते हैं। अगर चाहो तो मैं इधर समझा सकता हूं इस बात को। जैसे कि मेरे पास मान लो 2 चालक गोले हैं, एक चालक गोले पर पॉजिटिव चार्ज है, समझना मेरी बात को। एक इसके नजदीक अनावेशित गोला है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं। एक इसके नजदीक अनावेशित गोला है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं। तो ये आवेशित गोला क्या करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस गोले के नेगेटिव चार्ज को ये अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित, नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसके पॉजिटिव को ये अपने क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके नजदीकी पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके दूर वाले पृष्ठ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन मैंने इसका संबंध किससे कर दिया, अर्थ से। तो तुम्हें एक बात यहां नॉर्मल समझ में आ रही है कि ये प्लस को प्रतिकर्षित कर रहा, ये प्लस इस प्लस को क्या कर रहा, प्रतिकर्षित। तो ये प्लस यहां से भागने का प्रयास कर रहा, और जैसे ही इसे कोई अन्य बॉडी मिल जाएगी, और पृथ्वी भी एक अन्य बॉडी है, एक चालक है, अच्छा खासा बहुत बड़ा चालक है, तो ये पूरा का पूरा धन जो है वो काय में चला जाएगा, इस चालक के भीतर चला जाएगा। और जैसे ही ये पूरा का पूरा चालक के इस पृथ्वी के भीतर चला गया, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार नजदीक रखी किसी वस्तु में, अगर इस पर पॉजिटिव है, इसके नजदीक रखी कोई वस्तु अनावेशित है, वो चालक है, तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं प्रेरण विधि। कौन सी विधि, प्रेरण। तो ये बात आपको यहां पर बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। एक प्लेट पर प्लस है तो दूसरी प्लेट पर माइनस आ जाएगा, अगर इसके बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे कर दिया जाए, पृथ्वी से कर दिया जाए। अब इससे होगा क्या, समझो मेरी बात को। जैसे कि अगर ये अकेली प्लेट होती, मतलब अकेला चालक होता, तो इस चालक के पृष्ठ पर जितनी जगह है, आवेश केवल वहीं पर रहता, केवल उतनी जगह पर बनता, वो जगह भर जाती, खत्म मैटर। लेकिन दूसरी प्लेट लेने का फायदा क्या हुआ, प्लेट लेने का फायदा यह हुआ कि पहली प्लेट को हमने प्लस आवेश दिया, तो इसका विभव जो है वो पॉजिटिव हो गया होगा, बड़ा होगा विभव। लेकिन दूसरी प्लेट पर कौन सा चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका विभव कैसा होगा, ऋणात्मक। देखिए भाई, जब हमने पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, धनात्मक विभव उत्पन्न होगा।
लेकिन इस धनात्मक विभव के कारण धनात्मक आवेश के कारण जो इसके नजदीक प्लेट जो रखी है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और ऋणात्मक आवेश कौन सा विभव उत्पन्न करेगा? ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा। अब इसकी जो दूसरी प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव विभव उत्पन्न होगा। ये नेगेटिव विभव पहली प्लेट के पॉजिटिव विभव को लगातार क्या करेगा? कम करेगा। लगातार पहली प्लेट के धनात्मक विभव को लगातार जो दूसरी प्लेट पर जो ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो रहा है वो लगातार विभव को क्या करेगा? कम। अब धारिता क्या कहती है? C बराबर Q अपॉन V। जो विभव में वृद्धि है अगर वही कम हो रही है, अगर उसी का मान कम हो रहा है तो फिर इसकी धारिता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वैसे किसी एक चालक की, किसी निश्चित आकार के किसी चालक की धारण करने की, आवेश धारण करने की क्षमता फिक्स होती है, नियत होती है। धारिता आपको बताया था कांस्टेंट होती है। लेकिन यहां एक प्लेट नहीं है बल्कि दूसरी प्लेट है, तो एक प्लेट पर आपने आवेश जितना था उतना दे दिया, लेकिन दूसरी प्लेट पर उतना ही आवेश ऋणात्मक उत्पन्न हुआ। ये ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा, जो पहली प्लेट के धनात्मक विभव को लगातार क्या करेगा? कम करेगा। और अगर इस पूरे सिस्टम का, अब यहां एक प्लेट की बात नहीं हो रही, अब पूरे सिस्टम की बात हो रही है। पूरे सिस्टम में जो सेकंड प्लेट है वो पहली प्लेट के विभव को लगातार कम करेगी। वो विभव अगर कम होगा तो इस पूरे सिस्टम की जो धारिता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस प्रकार किसी भी संधारित्र में दो चालकों का उपयोग करके छोटे से आकार में, ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा ज्यादा इकट्ठी कर सकते हैं। इस वजह से इस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश इकट्ठा हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट है किसका? कैपेसिटर का, संधारित्र का। इसमें दो चालक हम क्यों लेते हैं, इसमें दूसरे चालक का क्या मतलब होता है, पहले चालक का क्या मतलब होता है, और आप संधारित्र के बारे में और हल्की सी जानकारी लेंगे जब इसमें समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे आप। ठीक है, जब आप इसमें समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, तो आपको और जानकारी मिलेगी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह में अगर हम परावैद्युत पदार्थ भर दें, अगर हम इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दें, कागज भर दें, ठीक है, ठीक है, कागज भर दें, कांच की प्लेट को रख दें, अब्रक भर दें, ठीक है, और भी हाई, ठीक है, परावैद्युतांक के परावैद्युत पदार्थ है, अगर उसको अगर हमें इसके बीच में रख दें तो बेटा इसकी धारिता और ज्यादा बढ़ जाएगी। आवेश इन प्लेटों पे तो इकट्ठा होगा, लेकिन प्लेटों के साथ साथ प्लेटों के बीच में जो जगह है, ठीक है, उसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरेंगे उसमें भी आवेश इकट्ठा होगा। इस प्रकार इस सिस्टम में आवेश की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा आप इकट्ठा कर सकते हैं इस सिस्टम की सहायता से। तो इस तरीके से किसी भी कैपेसिटर को, किसी भी संधारित्र को दो चालकों से मिलकर बनाया जाता है। कैसे काम करता है, दो चालक में दूसरे चालक का क्या उपयोग है, और इसमें धारिता बढ़ कैसे जाती है, छोटे से चालक में ही धारिता बढ़ाई कैसे जा सकती है, ये सब कुछ आपका आंसर यहां पर मिल गया। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा? आज की क्लास में हमने यह समझा कि वास्तव में कैपेसिटर क्या होता है, वास्तव में कैपेसिटर का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, पंखे में कैपेसिटर क्यों लगाए जाते हैं, कूलरों की मोटरों में कैपेसिटर क्यों लगाए जाते हैं, पानी की मोटरों में कैपेसिटर क्यों लगाए जाते हैं, सब कुछ हमने ब्रीफली फॉर्म में समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है। फिर हमने यह समझा कि एक 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र को बनाने के लिए जो छोटा सा संधारित्र, जो छोटा सा कैपेसिटर पंखे में लगता है, वो मात्र 3 माइक्रोफैराड का होता है। अगर हमने अभी जो जितना ज्ञान अर्जित किया उसके आधार पर समझे, तो अभी तो हमने यही जाना है कि किसी भी चालक पर आवेश धारण होता है, उसकी क्षमता को धारिता कहते हैं। तो अगर हम एक गोलीय चालक ले लें तो 3 माइक्रोफैराड के आवेश को धारण करने के लिए उस गोलीय संधारित्र की त्रिज्या कितने कितने किलोमीटर निकल के आई थी? 27 किलोमीटर निकल के आई थी। 27। अब इतने बड़े चालक को आप पंखे में पहले तो घर में नहीं ला पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, सामान्यतः क्या 27 किलोमीटर त्रिज्या का कोई चालक आप क्रिएट कर पाएंगे जो मेटल का हो? नहीं कर पाएंगे। तो ये दैनिक जीवन में जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा चालक आप नहीं क्रिएट हो। लेकिन संधारित्र 3 माइक्रोफैराड का, इतना छोटा सा संधारित्र 3 माइक्रोफैराड का हो जाए तो उसमें क्या विशेषता थी, तो उसके हमने सिद्धांत को समझा। इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 चालक होते हैं। इसमें दूसरे चालक का काम क्या होता है, पहले चालक के विभव को लगातार कम करना, जिससे इसकी धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए, और धारिता बढ़ जाएगी तो इस पर आवेश की मात्रा को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत शानदार रही होगी। आपने वास्तव में चीजों को समझने का प्रयास किया होगा कि संधारित्र वास्तव में क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ठीक है, संधारित्र दिखता कैसा है और संधारित्र कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने आपको आज की क्लास में बताने का प्रयास किया। इसी के साथ अगली क्लास में हम आगे के टॉपिकों को जानने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में हम समांतर प्लेट संधारित्र के सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनाया जाता है, गोलीय संधारित्र पर हम डिस्कस करेंगे, और आगे के जितने भी टॉपिक है वो सब कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी बच्चे हैं
अगर ये नोट्स जो आपको लगातार बताए जा रहे हैं, अगर ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी होगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस तरीके से हमसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहां पर जो भी क्लासें लगातार चलेंगी उनकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी, नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो उस टेलीग्राम चैनल पर फोटो खींच के, ठीक है, आप डाल दीजिए, बिल्कुल आपके क्वेश्चनों का जवाब या तो वहाँ जो स्टूडेंट जुड़े हैं वही आप उसी में डिस्कस कर लेंगे या हमारे द्वारा भी आपका जवाब दिया जाएगा। कोई भी कैसी भी समस्या क्रिएट होगी वो आपकी वहाँ समस्या का समाधान किया जाएगा। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर ये क्लासें लगातार फ्री क्लासें चल रही हैं, तो आप इन क्लासों को एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल फिजिक्स को फील करा के दिया जा रहा है, जहाँ रटने से बिल्कुल बचाया जा रहा है, रटना नहीं है बल्कि वास्तव में चीज़ों को समझना है। जैसे कि आज हमने कैपेसिटर को समझा कि दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या भूमिका है, क्या सिद्धांत है, कैसे एक छोटा सा चालक इतने आवेश को अपने आप में इकट्ठा कर पाता है, जबकि वही वही आवेश एक 27 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा चालक इकट्ठा कर पाएगा, वो छोटा सा चालक अपने आप में आवेश को इकट्ठा कर लेता है। ये सब कुछ हमने आज जानने का प्रयास किया। आगे की क्लासों में हम समांतर प्लेट संधारित्र को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को और एंजॉयफुल बनाएंगे। हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू।